Today, we will discuss about the Advocate Act 1961, in which we will discuss about the bar councils. Today, we specifically discuss about the State Bar Council. The State Bar Council is defined under Section 3 of Advocates Act 1961. So, in which the Section 3 says that there shall be a bar council for each state and UTs. UTs here meaning is union territories. A state bar council shall consist of the following members, namely, in case of the State Bar Council of Delhi, the Additional Solicitor General of India ex officio in the case of the State Bar Council of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, and the Advocate General of each of the state of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, and Tripura ex officio in the case of the State Bar Council Punjab and Haryana ex officio, and in the case of any other State Bar Council, the Advocate General of the state. Right? So what does it mean here is सेक्शन 3 हमें बताता है कि हर स्टेट, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बार काउंसिल होगी, यानी कि हर राज्य अपने राज्य में बार काउंसिल का स्थापना कर सकता है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों में भी बार काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे हम ये बताता है सेक्शन 3 कि स्टेट बार काउंसिल का जो प्रोविज़न है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए और वो किन किन से मिलकर बनती है। तो देखिए, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के सब पॉइंट्स में आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि दिल्ली के अंदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो बार काउंसिल के, स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर होंगे। इन केस ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में एडवोकेट जनरल जो हैं वो उस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होंगे। और इन नामों, जो स्पेसिफिकली नाम दिए गए हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है वो उसका मेंबर होगा। ठीक है, हर एक स्टेट में, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान स्टेट बार काउंसिल की, तो एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान जो हैं वो इसके बार काउंसिल के सबसे पहले मेंबर होते हैं। इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विद इन इलेक्टोरेट नॉट एक्सीडिंग 5,000 15 मेंबर्स इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल, जब हम किसी राज्य की बार काउंसिल की बात करते हैं तो अगर विद इन एन इलेक्टोरेट नॉट एक्सीडिंग 5,000, अगर वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा वकील नहीं हैं, कितने नहीं हैं, 5,000 से ज़्यादा वकील एनरोल्ड नहीं हैं, तो कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे, 15 मेंबर्स इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विद इन एन इलेक्टोरेट एक्सीडिंग 5,000। लेकिन जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा हैं बट नॉट एक्सीडिंग 10,000, लेकिन 10,000 से कम है, तो वहाँ पे कितने मेंबर होंगे, 20 मेंबर। ठीक है, और जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा है लेकिन तो वहाँ पर कितने होंगे, 25 मेंबर होंगे। इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल representation by means of the single transferable vote from amongst advocates on the electoral roll of the state bar council। तो मतलब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि यदि 5,000 जो हैं उसके अंदर इलेक्टोरल के अंदर एडवोकेट्स
का नाम दर्ज है तो बार काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 15। 5,000 से 10,000 की लिमिट अगर उनका नाम एनरोल है एडवोकेट के रूप में तो कितने मेंबर होंगे? 20 मेंबर्स होंगे। लेकिन 10,000 से अगर ज़्यादा हैं तो 25 मेंबर्स का प्रोविज़न बार काउंसिल में होना चाहिए। इतने मेंबर्स के यहाँ पर बताया गया है कि इतने मेंबर्स कम से कम बार काउंसिल में होंगे। अब बात आती है कि इनका इलेक्शन कैसा होता है। तो इनके इलेक्शन का जो सिस्टम है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मतलब एक एक वोट करके आपको पास होता जाता है। जितने एडवोकेट्स को, मान लीजिए एक पर्सन को 10 वोट मिले और बी को 8 वोट मिले, तो जो 2 वोट हैं वो प्रीफ्रेंस में आगे चलते जाएंगे। जैसे कि अब हमारा प्रेसिडेंट का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्शन होता है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। तो ये हमने देखा कि स्टेट बार काउंसिल का जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, द स्टेट बार काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961। अब देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि स्टेट बार काउंसिल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये देखिए, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडवोकेट एक्ट के अंडर किया गया है, सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दीज वर सेटअप एज डिफरेंट काउंसिल फॉर द स्टेट। ठीक है, और इसके पास ये भी प्रावधान होता है कि वो उस राज्य के लिए अलग अलग काउंसिल्स की स्थापना कर सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों के लिए बार काउंसिल्स की स्थापना के प्रावधान उसके अंदर सेक्शन 3 में दिए गए हैं। दे एक्ट एज रेगुलेटरी बॉडीज मेकिंग रूल्स फॉर द लीगल प्रोफेशन एंड एजुकेशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड ऑल्सो एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ दैट स्टेट, देयर बाय एक्टिंग इन देयर इंटरेस्ट। राइट, तो मतलब ये क्या बात करते हैं, ये बताते हैं हमें कि स्टेट बार काउंसिल जो होती हैं वो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के रूल्स बनाती हैं। ठीक है, और आजकल तो लीगल एजुकेशन जो है वो भी किससे रेगुलेट होती है? बार काउंसिल से रेगुलेट होती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये एक लॉ से रिलेटेड एजेंसी है तो ये लीगल एजुकेशन, एडवोकेट्स और लीगल प्रोफेशन के इंटरेस्ट में काम करती है। सेक्शन 6 क्या बताता है? सेक्शन 6 ऑफ द एडवोकेट एक्ट बोलता है also lays out the functions to be performed by the state council in their respective states. सेक्शन 6 हमें बताता है कि बार काउंसिल जो है उनके क्या क्या काम होंगे, वो क्या क्या कार्य कर सकती है। दे वर्क इन अकॉर्डेंस विद एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो स्टेट बार काउंसिल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट बार काउंसिल्स के ऊपर जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है वो होती है इंडियन बार काउंसिल। तो सभी स्टेट बार काउंसिल्स को मॉनिटर करने का काम किसका होता है? इंडियन बार काउंसिल का। ठीक है, विच इज़ ए नेशनल बॉडी, जो कि केंद्र में स्थापित होती है। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर होता है और ये सारे स्टेट्स की बार काउंसिल्स को डायरेक्शंस देने का काम करती है, उनकी मॉनिटरिंग का काम करती है। ये बताया गया है हमें सेक्शन 4 के अंदर कि इसका एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 4 में होगा। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट elaborates upon the functions that are to be performed by the State Bar Council and the funds that are constituted by it for various purposes. This is discussed in detail below. सेक्शन 7 हमें बताता है कि स्टेट बार काउंसिल जो होती है वो अपना कार्य करने के लिए फंड कहाँ से अरेंज करेगी, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 7 बताता है हमें The State Bar Council are empowered to admit persons as advocate on roll and maintain such roll. तो सबसे पहला काम क्या होता है स्टेट बार काउंसिल का कि लॉ ग्रेजुएट जो पर्सन है अगर वो एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उनका नाम एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड करे और उनसे प्रेस्क्राइब्ड मैनर में फ़ीस ले, तो वो एक फंड जनरेशन का एक उनका मोड हो गया। दे एक्ट अपॉन द कंप्लेंट्स मेड रिगार्डिंग द मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल।
ठीक है। एडवोकेट्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है? स्टेट बार काउंसिल में। तो स्टेट बार काउंसिल उन कंप्लेंट्स को भी एंटरटेन करती है जो एडवोकेट के मिसकंडक्ट के बिहाफ पर सबमिट की जाती हैं। देन द स्टेट बार काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ द बार एसोसिएशंस सो दैट इट कैन इफेक्टिवली एडमिनिस्टर इट्स फंक्शन। स्टेट बार काउंसिल जो है वो हर ज़िले के अंदर बार एसोसिएशंस का भी गठन करती है, जिससे कि जो एडवोकेट्स का लीगल प्रोफेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर भी अच्छे से किया जा सके। देन द स्टेट बार काउंसिल नीड टू ब्रिंग इन रिफॉर्म इन द लीगल प्रोफेशन। देखिए, लीगल प्रोफेशन में आए दिन नए नए चेंजेस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कोर्ट्स के थ्रू, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमिटीज़ के डिसीजंस के थ्रू, और जो ह्यूमन राइट्स का इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना आजकल, उससे भी लीगल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस को अप्लाई करना, उनको एडमिनिस्टर करने का जो काम है वो कौन करता है? वो करता है बार काउंसिल। ठीक है। देन they organize and conduct various talks, seminars, workshops, conferences on various topics by eminent jurists or better equip the bar, and publish legal journals and other material to keep the bar update of the latest development in the field। देखिए, बार काउंसिल जो है वो टाइम टू टाइम लीगल इश्यूज़ पर नेशनल इंटरनेशनल टॉक्स ऑर्गेनाइज करती है, सेमिनार्स करवाती है, वर्कशॉप करवाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, जिनमें बहुत ही प्रभावशाली और प्रखर वक्ताओं को अपने विचार रखने के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद इसके अलावा वो लीगल जर्नल्स का पब्लिकेशन करवाती है, जिसमें कि लेटेस्ट अपडेशन जो होता है लॉ का, प्रोविजंस का, केसेस का, वो सभी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा द स्टेट बार काउंसिल ऑर्गेनाइज लीगल एड फॉर द पुअर एंड डाउन टू पुअर पर्सन्स एंड ऑल्सो मैनेज द फंड्स allocated टू और रेज्ड बाय इट। ठीक है। इसके अलावा बार काउंसिल एक फ़ंड भी बनाती है जो पुअर और इंडिजेंट पर्सन्स जो हैं, जो अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं होते, उनकी हेल्प के लिए बनाया जाता है। और बार के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी फ्रीली और एज बाय द नॉमिनेशन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल उन पुअर पर्सन्स का केस लड़ता है और उसे नॉमिनल फीस पे की जाती है बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल की तरफ से। दे आर ऑल्सो tasked with conducting periodic elections for its various posts and also ensure that these are conducted in a free and fair manner। इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल टाइम टू टाइम पर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराती है। इलेक्शंस किसके लिए? हर ज़िले में, जैसे मैंने आपको बताया, बार एसोसिएशन होती है, वहाँ पे चुनाव होते हैं और उनका एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो बार का चेयरमैन होता है। उसके अलावा एक सब चेयरमैन होता है और दूसरी अलग अलग पोस्ट होती हैं। इनका पर्पज़ सिर्फ इतना ही होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कोई ज़िला है तो ज़िले में, राज्य है तो राज्य में, जो लीगल प्रोफेशन है उसकी गरिमा को बनाए रखा जाए, उनके इश्यूज़ को क्विकली रिजॉल्व किया जा सके और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनका सही समय पर सही एजेंसी के माध्यम से निदान हो सके। ठीक है। द स्टेट बार काउंसिल ऑल्सो रेगुलेट द लीगल एजुकेशन इम्पार्टेड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज़। देखिए, मैंने आपको बताया कि आजकल लीगल एजुकेशन की जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो लीगल एजुकेशन में क्या क्या नए एडवांसमेंट होने चाहिए, किन चीज़ों को रिमूव किया जाना चाहिए, क्या क्या नए कोर्सेज लॉन्च इंसर्ट होने चाहिए, नए सब्जेक्ट, और किस तरीके से लीगल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये सब काम कौन देख रहा है आजकल? ये सब काम देखता है इंडियन बार काउंसिल, और वो अपने ये काम किसके थ्रू कराती है? स्टेट बार काउंसिल के थ्रू। ठीक है। अंडर सेक्शन 6(2) ऑफ द एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट फंड फॉर मैनी पर्पजेज इंक्लूडिंग। अब ये तो थे कि फंक्शंस क्या होंगे स्टेट बार काउंसिल के सेक्शन 7 में। अब बात होती है कि ये स्टेट बार काउंसिल अपना फंड कैसे जनरेट करती है। फॉर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वेलफेयर स्कीम्स मीन्ट फॉर द इंडिजेंट, डिसेबल और अदर
डिज़र्विंग एडवोकेट्स, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल जो है वो गरीब लोगों के लिए और जो कम आय वाले अधिवक्ता हैं उनके लिए भी एक फ़ंड बनाती है ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एड और एडवाइस टू द पीपल हु नीड, वो लीगल एड, फ्री लीगल एड मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराती है लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। फॉर इस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज इन द स्टेट, इसके अलावा जगह जगह पर स्टेट में लॉ लाइब्रेरीज़ का सेटअप भी स्टेट बार काउंसिल करती है ताकि लोगों को लीगल फील्ड से संबंधित अपडेशन वहाँ पर उपलब्ध हो सकें। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट हमें बताता है the length of term of persons holding office in the State Bar Council, while Section 24 defines the minimum qualification for eligibility for membership of these councils. The State Council are also empowered to make rules which needs to approved by the Bar Council of India to carry on the purpose under section 16 to 28। देखिए बहुत बड़ा एक्ट है, हम पूरा एक्ट आपको उसमें से सारे प्रोविजंस नहीं करवाते हैं, जो मेन प्रोविजंस है वो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। तो सेक्शन 8 आपको ये बताता है कि कोई पर्सन जो है वो कितने टर्म तक स्टेट बार काउंसिल का पोस्ट होल्ड करता है, तो द मिनिमम टर्म इज़ 5 ईयर, और उससे पहले भी अगर प्रस्ताव ला के उनको हटाया जाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है कि एनरोलमेंट होता कैसे है एडवोकेट का, तो यहाँ हम देखते हैं एलिजिबल पर्सन आर एडमिटेड एज एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो मैंने आपको बताया कि एडवोकेट बनने के लिए लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कोई भी वो व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है वो एक एप्लीकेशन देगा कहाँ पर, स्टेट बार काउंसिल में, कि वो एज एन एडवोकेट अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। देन द एडवोकेट एक्ट 1961 एम्पावर्स स्टेट बार काउंसिल टू फ्रेम देयर ऑन रूल्स रिगार्डिंग एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। अब एडवोकेट एक्ट 1961 जो है ना वो हर राज्य को अपने रूल बनाने के लिए स्वतंत्रता देता है कि आप किस तरीके से अपने राज्य में अधिवक्ताओं का नामांकन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी जाती है। तो वैसे इन जनरल सब जगह का फॉर्मेट लगभग समान होता है, जिसमें उसकी क्वालिफ़िकेशन, लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने कहाँ से ली, 3 ईयर है, 5 ईयर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, उसके एड्रेस होता है, और वो जनरल डिटेल्स जो हम भरते हैं, फिल करते हैं किसी भी फॉर्म के लिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल की जाती हैं। द काउंसिल्स एनरोलमेंट कमेटी में स्क्रूटनाइज्ड कैंडिडेट एप्लीकेशन। अब देखिए एनरोलमेंट कमेटी होती है, वो उन सारी एप्लीकेशंस को जो एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं उनकी स्क्रूटनाइज करती है, और उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को, आफ्टर स्क्रूटनी जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट के लिए, वो सेक्शन 24 क्लोज 1 क्लोज F ऑफ द एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत भेजी जाती हैं, और उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में फ़ीस भी हमें पे करनी पड़ती है। तो दिस पेमेंट शुड बी मेड यूजिंग सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट। तो ये जो पेमेंट होता है ये हम डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू सबमिट कराते हैं। तो आज हमने पढ़ा था स्टेट बार काउंसिल, उसके वेरियस प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पावर्स, फंक्शंस। इसके अलावा हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से सोशल वेलफेयर के काम करती है, जैसे एडवोकेट्स के लिए उन्होंने फ़ंड बना रखा है जो कम आय वाले एडवोकेट हैं, फ्री लीगल एड के लिए बना रखा है, लॉ लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवोकेट का एनरोलमेंट किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, तो ये सब आज हमने पढ़ा स्टेट बार काउंसिल में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।